हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए जो है इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर लेकर के आ रहा हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में इस समय एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी है और एग्ज़ाम चल रही है। तो सभी स्टूडेंट के लिए मैं कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो लेक्चर्स लेकर के आ रहा हूं। तो पिछला जो वीडियो लेक्चर में लेकर के आया था, ये लेकर के आया था सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियो लेक्चर लेकर के आया था, तो वो वीडियो लेक्चर बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीबीए, बीए सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट था। और आज का भी वीडियो लेक्चर इन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर होने वाला है आपका फाउंडेशन कोर्स का। तो जैसे कि आप जानते हैं कि फाउंडेशन कोर्स का इंग्लिश लैंग्वेज का जो है, हम पिछली क्लास में वीडियो लेक्चर डिस्कस किया था, हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें जो है आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सिलेबस दे रखा है इंग्लिश का, तो इसका जो है मैंने आपको यूनिट 1 कंप्लीट करवा दिया है पिछले वीडियो लेक्चर में। तो उसको हमने जो है पार्ट ए नाम दिया है और आज जो वीडियो लेक्चर हम करने वाले हैं वो इसकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये चारों यूनिट को कवर अप करेंगे। तो जिसके जब हम ये चारों यूनिट को भी कवर कर लेंगे तो हमारा जो पूरा सिलेबस है टोटल 5 यूनिट का फाउंडेशन कोर्स का इंग्लिश का, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसमें जो है डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी की जो एग्जाम है वो ओएमआर शीट पे होगी। तो 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे, 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे। तो ओएमआर शीट में होगी, तो इसलिए उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो हालांकि आपको जो है इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, पर लास्ट मोमेंट पे हम अगर पढ़ते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव्स ही पढ़ते हैं। और फिलहाल के लिए जैसे कि जो फर्स्ट यूनिट है इसमें आपको डिटेल लेक्चर पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये कहानियाँ हैं आपकी, पोयम है, कहानियाँ हैं, तो उनमें जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब हम उनको पढ़ेंगे तो हमको क्लियर हो जाता है कि आखिर क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आप चाहें तो ये जो कहानियाँ इनको गूगल करके भी देख सकते हैं और उसके बाद में फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाए हैं उनको आप इस वीडियो लेक्चर में पढ़ सकते हैं, तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं। आज हमको ये वीडियो लेक्चर जो है कंप्लीट करना है। इसी वीडियो आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे पूरे सिलेबस को। तो शुरुआत करते हैं कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स से, कि भाई कॉम्प्रीहेंशन स्किल क्या होती है और कैसे जो है हम इस चीज को कंप्लीट करेंगे। तो ये आ गया आपका, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कॉम्प्रीहेंशन स्किल। तो क्या इसमें क्या होगा, कॉम्प्रीहेंशन स्किल में जो है आपको, जैसे कि आप जानते हैं कि पैराग्राफ आते हैं एग्जाम में, और वो पैराग्राफ जो है पूरे के पूरे आपको अच्छे से पढ़ने होते हैं। और उसको पढ़ने के बाद में जो है आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैराग्राफ से रिलेटेड, तो आपको जो है उसमें से आंसर को छांट करके और उसको जो है ढूंढना होता है। तो पैराग्राफ का कोई भी फिक्स नहीं होता है कि एग्जामिनर आपसे कौन सा पैराग्राफ पूछेगा, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें किसी भी प्रकार से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कॉम्प्रीहेंशन स्किल ये आपका सिलेबस है, इसमें आपको कहीं भी ये नहीं दिख रहा होगा कि कौन से टॉपिक पे वो जो है आपसे पैराग्राफ पूछेंगे। तो अनसीन पैसेज रहेगा, यहाँ लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन अनसीन पैसेज। तो जो आपने कभी पढ़ा नहीं है उससे रिलेटेड कोई सा भी पैसेज पूछ लेंगे और उसमें आपको जो है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ एक पैसेज दिया हुआ है और इस पैसेज के बिहाफ पे उनने जो है कुछ यहाँ पे जैसे कि ये क्वेश्चंस बनाए हुए हैं और उन क्वेश्चंस में से हमको इस पैराग्राफ को पूरे को, ये देखिए वो पिछले पेज से लेकर के इतना बड़ा पैराग्राफ है और इसको जो है हमको पढ़ना है पूरी तरह से, और पढ़ने के बाद में फिर जो है हमें इसमें से आंसर ढूंढ के और फिर लिखना है। लिखना क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आपको सही आंसर को फाइंड आउट करना है। तो इसलिए मैं इस चीज पे तो नहीं जा रहा हूँ। अब हम जो है अगला जो आपका था
टॉपिक उस पे आ जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है आपका, क्योंकि वो सेकंड जो यूनिट है वो आपकी अपने हिसाब से आपको करनी पड़ेगी कि आपसे कौन सा पैसेज पूछते हैं। ये पैसेज को पढ़ के आपको उसमें से जो क्वेश्चन है उनको समझ के उनके आंसर पैसेज में ही आंसर रहेंगे तो आपको आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। अगला जो आपका जो यूनिट थर्ड है ये है लैंग्वेज स्किल के ऊपर, कि हम जो बात करते हैं हमारी जो भाषा रहती है उसके स्किल्स की बात की जाएगी। तो इसमें जैसे सबसे पहले जो है आइडियोम्स के बारे में पूछा जाएगा। तो भाई आइडियोम्स क्या होते हैं? तो हम जब कभी किसी से बात करते हैं तो हम जैसे कुछ मुहावरे बोल देते हैं तो वो हिंदी में उसको मुहावरे कह देते हैं और इधर से हम इसको आइडियोम्स कहते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइडियोम्स? तो आइडियोम्स में क्या क्या इंक्लूड करते हैं ये क्वेश्चन आता है, तो आपको इसका आंसर लिखना है। मेटाफोर्स को भी करते हैं, मेटोनाइम्स को भी करते हैं और पेयर ऑफ वर्ड्स को भी करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद में आपका जो अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ आइडियोम्स? तो आइडियोम्स का यूज क्या होता है? तो इसका यूज होता है, ये सभी यूज होते हैं इसमें, मतलब इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा, डी वाला ऑप्शन। तो मैंने हाईलाइट तीनों को कर रखा है क्योंकि तीनों इसके आंसर हैं। तो एड ह्यूमर टू योर राइटिंग, एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स आइडियाज इन ए सिंपल वे, कीप योर रीडर स्टिमुलेटेड। मतलब कि ये क्या करता है, आप जब कुछ लिखते हैं तो आपके उसमें एक ह्यूमर लाता है और कुछ कॉम्प्लेक्स जो आइडियाज रहते हैं उसको सिंपल वे में दिखाता है, और आपका जो रीडर रहता है वो उसके प्रति जो इंटरेस्ट उसका बना रहे, ये सब चीजें करता है। तो हम जैसे कि मैं आपको एक, जैसे कि अभी यहाँ पे बहुत सारे आपको दे रखे हैं आइडियम्स, तो आपको इससे मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको, खैर यहाँ पे तो बहुत सारे दे रखे हैं, मैं एक इजी वाले से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। अब टू शेड क्रोकोडाइल्स टीयर्स का मतलब क्या हुआ कि हम हिंदी में कहते हैं ना कि घड़ियाली आंसू बहा रहा है ये, तो इसका आंसर है टू प्रिटेंड ग्रीफ। तो आपको ये चीज देखिए, कई बार क्या होता है कि मुहावरे, अब ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो आप उसको, आपको हिंदी में बनाना आना चाहिए कि भाई इसको हिंदी में क्या कहते होंगे, तो इसका उत्तर क्या होगा। क्योंकि उत्तर तो चारों आपके सामने है, ऑप्शन तो उसमें से ही एक होगा, तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली इसमें जो है सोचना समझना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं कुछ इंग्लिश के आइडियम्स बताता हूँ, बहुत सारे हैं, आप इनमें से कौन कौन से को करेंगे, फिर भी आप इसमें जो है मैं कुछ को बताऊंगा और कुछ को हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, आप कैसे पढ़ेंगे कि आप जो है ये स्क्रीन पे आप देखते रहेंगे, मैं कुछ आइडियम्स को पढ़ूंगा उसके आंसर बता दूंगा, और कुछ जो रहेंगे आप स्क्रीन को जो है वीडियो को पॉज करके भी आप उसमें से पढ़ सकते हैं स्वयं। तो आपको जो अच्छा लगता है इसमें से मुहावरा, आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है तो वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मैंने आपको इसकी मेन जो की है वो बता दी है कि आखिरकार किस तरह से आपको पहचानना है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था घड़ियाली आंसू बहाना टू प्रिटेंड ग्रीफ। अब जैसे ये है, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड दैट लैक्स बोथ ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट इज नोन एज फ्रेज। तो फ्रेज क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स दैट lacks both a subject and a predicate is known as phrase. There are four types of phrase. कितने प्रकार के फ्रेज होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। Which of the following is not a type of phrase? कौन से प्रकार का, कौन सा एक प्रकार नहीं है फ्रेज का? जेरेंट फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी है, पार्टिसिपियल फ्रेज भी होता है, कम्युनिकेटिव फ्रेज नहीं होता है। अब अपन आ जाते हैं इसमें, जैसे कि ये लिखा है चीक बाई जॉल। चीक बाई जॉल का मतलब होता है बहुत ही पास, वेरी नियर। इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड मतलब कि डेलिबरेटली इसका आंसर है। टू टेक समवन फॉर ए राइड, तो इसका आंसर है टू डिसीव समवन।
टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। तो हम जैसे कहते हैं ना कि धरती आकाश एक कर दिया, धरती पाताल एक कर दिया, या हम ये कहते हैं कि धरती स्वर्ग एक कर दिया। तो ये इसका मतलब होता है टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। उसके बाद में थ्रो ओवर, तो थ्रो ओवर जो है वो रिजेक्ट के लिए यूज किया जाता है। फिर ए लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो इसका आंसर है फ्रेंडली फीलिंग। टू लूज ग्राउंड, टू बिकम लेस पॉपुलर। pour over, go through, to make one's blood boil, तो मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि किसी का खून जलाना। to make someone furious। अब जैसे यहाँ दे रखा है to look down one's nose, to regard with contempt। फिर ये तो पढ़ चुके हैं हम, to shed crocodile tears, by putting two and two together, to deduce from given fact, to go scot free, to escape without punishment, at sea, at a loss। अब जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं, इवनिंग ऑफ लाइफ, ओल्ड एज, ये भी पूछा जा सकता है। इवनिंग ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? ओल्ड एज होता है। टू कॉल ए स्पेड, टू बी फ्रैंक, अंडर ए क्लाउड, सैड, ए लेम एक्सक्यूज, अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। तो अब मैं आपको ये एक एक पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, आपको ये स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके स्वयं भी देख सकते हैं। और आपको इनमें से जो ऐसा लगता है कि ये, क्योंकि इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, आप वैसा फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये दिख रहे हैं, आप इनको पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे अगले इसमें आते हैं, तो ये लिखा है अटे लॉस। अटे लॉस का जो मतलब होता है अनेबल। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन राइटिंग, पास द बक, रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये तो मुहावरे हैं एक तरीके से, तो ये मुहावरे आपको जो है मीनिंग समझ के करना है। अब जैसे लिखा है यहाँ पे रन आउट ऑफ स्ट्रीम, टू लूज इम्पेटस और एंथुसियाज्म। अब जैसे ये लिखा है विथ इन ए स्टोन थ्रो, वेरी नियर टू, जैसे कि हम कहते हैं ये यहीं बस एक पत्थर फेंकेंगे वहीं तक है, वेरी नियर टू। उसके बाद में टच एंड गो, अनसर्टेन, मतलब कि कोई चीज सर्टेन ना हो तो उसको हम ऐसे कहते हैं टच एंड गो। कट शॉर्ट, जैसे ये लिखा कट शॉर्ट, तो इंटरप्ट। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसको आप बार बार कह रहा हूँ, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं सबको। कुछ इस पेज पर भी दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके द अल्फा एंड ओमेगा ये लिखा है 46 नंबर पे, तो इसका मतलब होता है बिगिनिंग एंड द एंड। जैसे यहाँ लिखा है कीप योर विग ऑन, टू काम डाउन, सेट देयर फेस अगेंस्ट, ऑपोज्ड स्ट्रांगली। तो इस तरीके से ये आपको सारे आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के। तो आपको जो अच्छा लग रहा है इसमें से, आपको जो याद रह जाए उनको आप पूरी तरीके से कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं आगे भी दे रखे हैं क्या और। जी हाँ, बिल्कुल दे रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे दे रखे हैं। तो इसमें क्या है कि इतने सारे दे रखे हैं, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मैक्सिमम इसमें ऐसे दे रखे हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको सबको एक एक बार तो आपको देखना ही है। जैसे ये लिखा है आउट ऑफ सोर्स, नॉट वेल। फिर यहाँ लिखा है टू कॉल इट ए डे, डिसाइड टू फिनिश वर्किंग, ए सेक्रेड काउ, ए पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज्ड। तो इस तरीके से ये सब दे रखे हैं। जैसे फ्लैश एंड ब्लड, इसका आंसर है ए पर्सन्स फिजिकल बॉडी एंड देयर नीड्स एंड फ्रेलिटीज। तो इसको आप आराम से पॉज करके पढ़ेंगे एक एक को और याद रखेंगे। ए वेक्स्ड क्वेश्चन, कंट्रोवर्शियल। फिर कुछ इस पेज पे भी आपको दिख रहे होंगे। तो इस वाले पेज में जैसे आपको दिख रहा है ये ड्राइव होम, एम्फेसाइज, उसके बाद में ब्लू ब्लडेड, ऑफ नोबल बर्थ, इसका आंसर है टू मेक ए पाइल, टू मेक ए लॉट ऑफ मनी। तो इस तरीके से आपको जो दिख रहे हैं, आप इसको भी इधर वाले पेज को भी जो है पॉज करके सारे पढ़ सकते हैं एक एक चीजों को।
फिर आगे बढ़ते हैं, इस पेज में भी दे रखे हैं, इनको भी मैं आपको स्क्रीन पे सभी दिखा रहा हूँ। आप स्क्रीन पे आप जहाँ आपको पढ़ना है आप उसको वीडियो को पॉज करिए और इसको आप आराम से कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है, ए कुक्कू इन द नेस्ट एन अनवेलकम इंट्रूडर एन eggs to grind have a selfish interest hard of hearing to be deaf mare's nest phenomenal discovery। तो ये आपको दिख रहे हैं, इसको आप वीडियो को स्टॉप करके यहाँ भी देख सकते हैं। और भी कुछ है यहाँ पे, ये भी दे रखे हैं। तो बहुत सारे दे रखे हैं दोस्तों, मैं इसीलिए एक एक को नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम है। आप इसको पॉज करके ये सब आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनके आंसर भी मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। आप इनको आराम से, जैसे चिकन आउट, टू रिफ्यूज टू डू समथिंग ड्यू टू फियर, तो इनको आपको करना है। ये मुहावरे हैं, इंग्लिश के मुहावरे हैं। कोई चीज को किस तरीके से अदरवाइज करके अपन बोलते हैं वो चीज है। कुछ और भी दे रखे हैं इस पेज में, तो इसको भी आप पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ये इस पेज पे भी आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे दिए हुए हैं दोस्तों। उसके बाद में मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रेक लगा लगा के दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप इसको उस पॉइंट पे पॉज करके देखते जाएं। फिर हम जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसको भी डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। अभी तो ये वही चल रहे हैं आपके आइडियम्स, ये दिख रहे हैं आपको। कुछ और भी हैं, ये तो अभी बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं, आपको काफ़ी मिल जाएंगे इनमें से पढ़ने के लिए। आप इसको बस ब्रेक करके, मैं ब्रेक लगा लगा के आपको शो कर रहा हूँ, आप पॉज कर करके पढ़ते जाएंगे इनको। ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ वहाँ ख़त्म हो गई है। तो अब जैसे कि आपको आपके सिलेबस में मैं बता देता हूँ कि जैसे आपके ये आइडियम्स तो के बाद में आपके पंचुएशंस थे। तो अब हम आ जाते हैं पंचुएशंस पे कि भाई पंचुएशन क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आइडियम्स तो बहुत सारे थे, मुहावरे वगैरह थे, मैंने ब्रेक लगा लगा के आपको दिखाया, आप पॉज कर करके उसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए, अब पंचुएशन मार्क क्या होते हैं, जैसे कॉमा लगाते हैं हम, तो हिंदी में भी जो है जैसे हम पूर्ण विराम, कॉमा, ये सब चीज़ें जो लगाते हैं, तो ये सब चीज़ें के बारे में पंचुएशन मार्क होते हैं। तो अब यहाँ जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड आफ्टर ए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बाद में क्या यूज किया जाता है, कॉमा यूज किया जाता है। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पंचुएशन मार्क, तो इसका आंसर है कैरेट। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस, तो इसका आंसर है कॉमा। विच ऑफ दीज इज यूज्ड टू सेपरेट ए सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लॉजेस, इसका आंसर है सेमीकोलॉन। उसके बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग पंचुएशन मार्क इज यूज्ड बिटवीन ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इसका आंसर है कोलोन। तो ये पंचुएशन मार्क से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस थे आपके सिलेबस में, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। इसके बाद में ये आता है मिस स्पेल्ड एंड इनअप्रोप्रिएट वर्ड। तो मतलब कि अब आपको इसमें ये देखना है कि जैसे कुछ सब्जेक्ट, कुछ जो आपका
वर्ड है वो मिस स्पेल्ड है, मतलब कि उसकी स्पेलिंग मिस्टेक है। अब जैसे यहाँ लिखा है रिपेंट, सरपेंट, फ्लैग्रेंट, गवर्नमेंट, तो इसमें जो है जो मिस स्पेल्ड है वो है आपका फ्लैग्रेंट। उसके बाद में जैसे दूसरा क्वेश्चन है एग्रीबली, क्रूली, डाउटफुली, फैटली, तो इसका आंसर है एग्रीबली, तो इसकी स्पेलिंग जो है वो गलत है। उसके बाद में जैसे यहाँ लिखा है रेपोर्ट, रिपोर्ट, सपोर्ट, परपोर्ट, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, रिपोर्ट। ये जो है मिस स्पेल्ड है, मतलब कि स्पेलिंग मिस्टेक है। उसके बाद में यहाँ पे भी आपको कुछ दे रखे हैं, तो आप इनको पढ़ के देखिएगा। आपको मैं थोड़ी देर के लिए जो है आपको ये रोक देता हूँ, आप इसमें जो है इनको क्या करेंगे, इन सभी को जो जो हाईलाइट हो रहे हैं ये इन चीज़ों इनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं और आपको इनको पहचानना है और कंप्लीट करना है। उसके बाद में इसमें एक चीज और क्या बोली थी, इन अप्रोप्रिएट वर्ड। तो देखिए यहाँ पे तो जैसे कि मिस स्पेल्ड और इन अप्रोप्रिएट। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि बात आती है, यहाँ लिखा है, इधर जो बात थी मिस, ये यहाँ तक तो हमने चलो ये चीज देख ली कि जैसे यहाँ लिखा है वेदर, विदर, विदर, वेदर, तो यहाँ ये जो ये वाली स्पेलिंग है डी वाली स्पेलिंग, तो ये डी वाली स्पेलिंग मिस्टेक है। तो यहाँ अपन हमें दो चीज पढ़नी है, एक तो स्पेलिंग मिस्टेक देखनी है और एक इनअप्रोप्रिएट वर्ड देखना है। तो ये चार जो वेदर की स्पेलिंग है इसमें से ये वाली स्पेलिंग जो है ये गलत है, इस वजह से जो है हमने इसको हाईलाइट कर दिया। अब हम क्या है और एक और चीज क्या देखनी थी हमको, इनअप्रोप्रिएट वर्ड। अब आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मिस स्पेल्ड, तो मिस स्पेल्ड तो आप जो चारों स्पेलिंग रहेगी उसमें से एक स्पेलिंग जो गलत है उसको आपको पहचानना है। और एक चीज है इनअप्रोप्रिएट वर्ड, तो इनअप्रोप्रिएट का मतलब कि चार जो आपको ऑप्शन दिए उनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो उस चीज से बिल्कुल हटकर जा रहा है, तो आपको उसको पहचानना है। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए जैसे ये लिखा है मिस्चीवियस, मिसकैरेज, मिसडिमिनर और मिसनोमर, तो इसमें ये मिस्चीवियस, मिसडिमिनर, मिसनोमर जो है एक ही तरीके की चीजें, इनका जो अर्थ निकल रहा है एक ही तरीके का निकल रहा है, और मिसकैरेज का अर्थ बिल्कुल अलग जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कॉन्फिडेंट, कॉन्सेंट्रेट, कॉन्जेक्चर, कन्वर्सेंट, तो इसमें कन्वर्सेंट है जो अलग जा रहा है, तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पे कुछ जो है वो ऐसे हैं कि जो अलग जा रहे हैं वो अलग पहचान में आ रहे हैं। उसके बाद में आता है आपका क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट का मतलब क्या हुआ, इसको भी हम देखते हैं। क्लोज टेस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपका एक पैराग्राफ पूछ लेंगे लोग, मतलब उनने क्या करा कि आपसे परीक्षा में एक पैराग्राफ लिख दिया और आपसे, और उस पैराग्राफ में क्या करेंगे ये, जैसे कि देखिए यहाँ आपको ये पैराग्राफ दिख रहा है। अब इस पैराग्राफ में ये क्या करेंगे कि ऐसे ये जो बीच में रिक्त स्थान दिख रहे हैं आपको, ये रिक्त स्थान, ये रिक्त स्थान, तो ये ऐसे रिक्त स्थान दिखेंगे। अब इस रिक्त स्थान में आपको जो है ये पता लगाना है कि भाई कौन सा शब्द जो आएगा, तो मतलब कि जो इससे रिलेटेड है। जैसे यहाँ लिखा है डेमोक्रेसीज फॉल इनटू टू बेसिक, अब यहाँ क्या क्या ऑप्शन है, कैटेगरीज, क्लास, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी फॉल्स इनटू टू बेसिक, सबसे नजदीकी जो वर्ड लग रहा है वो कैटेगरीज आएगा, इसलिए यहाँ कैटेगरीज वाला ऑप्शन जाएगा। तो आपको जब पैराग्राफ में बीच बीच में जो ब्लैंक रहेंगे उसको उसमें जो ऑप्शन रहेंगे उसमें से फाइंड आउट करके लिखना है। तो पैराग्राफ वो कुछ भी पूछ सकते हैं। और उसके बाद में जो है, तो ये चीज हो गई। उसके बाद आपसे जो अगली चीज पूछी जा सकती है वो ये है कि और क्या पूछा जा सकता है इसमें,
जैसे ये कंजक्शन पूछा जा सकता है कि कंजक्शन क्या होता है। तो कंजक्शन क्या करता है कि एक वर्ड होता है जो किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने का काम करता है। तो जैसे यहाँ लिखा है कि he received his salary yesterday dash he can now pay his rent। तो यहाँ पे जैसे चार ऑप्शन दे दिए, देन, व्हेन, सो, नाउ। तो यहाँ इसका आंसर आएगा सो। तो ही रिसीव्ड हिज सैलरी यस्टरडे सो ही कैन नाउ पे हिज रेंट। अब जैसे दूसरा है, द ओनली यूज ऑफ कंजंक्शन इज टू जॉइन। वर्ड्स को भी ज्वाइन करने का काम करता है, फ्रेजेस का भी ज्वाइन करने का काम करता है, सेंटेंस को भी ज्वाइन करने का काम करता है। ये सभी काम जो है कंजंक्शन करता है। द मोस्ट कॉमन कंजंक्शन वर्ड्स आर एंड, बट, और। मतलब कि ये तीनों ज्यादा यूज किए जाते हैं। एंड यूज किया जाता है, बट यूज करा जाता है, और यूज किया जाता है। ये इसलिए सबसे ज्यादा कॉमन कंजंक्शन कहलाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जैसे लिखा है ही सॉ ए स्नेक व्हेन ही वॉक। तो आपको जो है ये मैंने थोड़ा सा रोक रहा हूं मैं, आप आराम से इसको पॉज करके देख सकते हैं कि इस तरीके से कंजंक्शन मतलब कि बीच में आपको वो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो ऑप्शन रहेगा उनमें से निकालना पड़ेगा कि भाई ये सेंटेंस को कंप्लीट कैसे कर रहे हैं। उसके बाद एक चीज और आपसे पूछी जा सकती है परीक्षा में, मतलब आपके जो सिलेबस है उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि आपसे और क्या पूछा जा सकता है। अगला जो टॉपिक है वो ये है कि रीऑर्गेनाइजिंग जम्बल्ड सेंटेंस। तो रीऑर्गेनाइजिंग जम्बल्ड सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई आपको एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि अभी मैं बताऊंगा आपको, जैसे कि पहले तो ये एक ऑप्शन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द जम्बल्ड सेंटेंस इज नोन एज रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ सेंटेंस। तो मतलब कि जम्बल्ड सेंटेंस को जो है अरेंज करने का मतलब होता है रीऑर्गेनाइजिंग, किसी सेंटेंस को रीऑर्गेनाइज करना। अब देखिए जम्बल्ड सेंटेंस जैसे आपसे परीक्षा में पूछ लिया, ऐसे ऐसे बना के रख दिया, थैंकफुल फॉर आई रियली योर टाइमली एम हेल्प। तो अब ये इस तरीके से आपको बना के दे दिया ना। अब आपको इसको एक सेंटेंस बनाना है, मतलब कि इसको पूरा एक सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस बनाना, तो ये थैंकफुल फॉर आई रियली योर टाइमली एम हेल्प, ये सब मिला करके क्या सेंटेंस आपका बन रहा है? आपका सेंटेंस बन रहा है आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर टाइमली हेल्प। तो ये आपका सेंटेंस बन रहा है। उसी तरीके से यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट इज ए होलो यूज्ड टू समथिंग कंटेन। तो आपको ये सारे जो शब्द हैं इनको जोड़ के जो सेंटेंस जैसे बना, ए होलो ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू कंटेन समथिंग। तो मतलब ऐसे आपको शब्द दे देंगे। आपको ये याद रखना है कि जम्बल्ड सेंटेंस का आता है, तो आपको ये याद रखना है कि आपको इनको जोड़ के एक सही सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आप देख लीजिए, इसको ब्रेक लगा के देख सकते हैं आराम से। कुछ जम्बल्ड सेंटेंस जो है यहाँ तक दे रखे हैं आपके जम्बल्ड सेंटेंस, ये यहाँ तक। इसके बाद में अगली चीज आती है स्पॉटिंग द एरर्स। ये यहाँ तक, यहाँ भी जम्बल्ड सेंटेंस दिख रहे हैं, यहाँ भी दिख रहे हैं, यहाँ भी दिख रहे हैं, ये भी जम्बल्ड सेंटेंस है, यहाँ तक दे रखे हैं, सॉरी यहाँ तक दे रखे हैं। उसके बाद में फिर आपका अगला है स्पॉटिंग द एरर्स आपके सिलेबस में। अब स्पॉटिंग द एरर मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई सेंटेंस लिखा है, तो आपको क्या करना है कि वहां पे कुछ ना कुछ गलती होगी, तो उस गलती को सुधारना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये आया है कि नो वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स वेर अलाउड टू गो नियर द फैक्ट्री। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा, इसका ऑप्शन है सी वाला। सी वाला ऑप्शन मतलब कि वेयर अलाउड टू गो नियर द फैक्ट्री जो है, ये यहाँ लिखा है ना, वेयर अलाउड टू गो नियर द फैक्ट्री। ये वाला जो है, ये जो है आपका एरर है। इसमें एरर कैसे है कि वेयर की जगह क्या आएगा? वास आएगा। यूज वास इन प्लेस ऑफ वेयर। ठीक है, तो ये भी मैं थोड़ा सा ब्रेक लगा देता हूँ। तो मतलब इसमें आपको जो है ये चीज का ध्यान रखना है। ऐसे ही यहाँ पे भी यही चीजें हैं कि मतलब जैसे यहाँ लिखा है मेनी ए स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें जो आर फ्रस्ट्रेटेड ये लिखा है ना, आर फ्रस्ट्रेटेड, इसकी जगह क्या लिखा आएगा? इस आएगा।
है ना। तो यहाँ के मेनी ए स्टूडेंट इज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये इसका सही हो जाएगा। तो कहाँ मिस्टेक आ रही है उसको आपको पकड़ना है, तो इसका मतलब ये है। ये मैंने अभी थोड़ी देर के लिए पॉज करके आप पढ़ सकते हैं इन सबको, तो इससे आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल। फिर आपकी जो चौथी यूनिट है वो राइटिंग स्किल्स के बारे में है। तो राइटिंग स्किल्स मतलब कि लिखने की स्किल आप में कैसे डेवलप की जाए। तो राइटिंग स्किल जैसे कि आपको दिख रहा है पहला क्वेश्चन, एमंग द लैंग्वेज स्किल द मोस्ट डिफिकल्ट इज राइटिंग। द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज एडवांस्ड राइटिंग। प्रैक्टिसिंग न्यू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इज ए पर्पस ऑफ राइटिंग एट सेंटेंस लेवल एक्टिविटी। Process approach to the writing involves brainstorming, outlining, drafting, revising, proofreading and drafting the final writing। ये इसका आंसर है कि भाई राइटिंग स्किल जो है वो किस किस तरीके से डेवलप होती है। उसके बाद में आपका अगली चीज है एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाए अगर कि एक एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। एन एडवर्टाइजमेंट इज ए पब्लिक अनाउंसमेंट। एन एडवर्टाइजमेंट इज यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द मासेस। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है, मतलब टेस्ट, माइंड, मोटिव। अगला क्वेश्चन है इन एन एडवर्टाइजमेंट नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी आर असेंशियल। एन एडवर्टाइजमेंट इज ए play of words. Which of the given advertisement is written by an employer? Situation vacant. Classified advertisement are always written inside a box. Advertisement are written by a person looking for tenants of for his her property to let. One must always add contact details at the end of an एडवर्टाइजमेंट। मतलब किसी चीज का ऐड करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इज रिटन बाय द पर्सन इन ए नीड ऑफ ए जॉब, सिचुएशन, वांटेड। विच ऑफ दीज मीडिया इज नॉट यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, नोटबुक्स। तो ये तो हुए एडवर्टाइजमेंट की बात। अगला है नोटिस राइटिंग। तो नोटिस मतलब किसी चीज का नोटिस बनाना। तो नोटिस बनाने से रिलेटेड आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको देख लेते हैं। तो नोटिस बनाने से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आपको सामने दिख रहे हैं। लैंग्वेज ऑफ नोटिस शुड बी सिंपल एंड फॉर्मल। व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ नोटिस? 50 words। नोटिस इज ऑलवेज एनक्लोज्ड इन ए बॉक्स। The purpose of the notice should be very clear. A notice must contain factual information. Information about the reward is mentioned in notice for the object lost. Notice is generally issued for a specific group. The subject of the notice should be brief and catchy. What is the place of salutation in a notice? There is no need to write salutation in a notice. On the top of a notice there is writing name of the institution, organization। उसके बाद में आती है बारी लेटर राइटिंग की कि भाई लेटर कैसे लिखते हैं। तो देखते हैं लेटर राइटिंग के जो क्वेश्चन है उनको पढ़ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ए फॉर्मल लेटर शुड बी रिलेवेंट, ग्रामेटिकली करेक्ट, इन ए प्रॉपर फॉर्मेट। ये तीनों इसके ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आएगा। To have the desired effect on the recipient. How to end the main body of a formal letter? By telling the recipient what he should be doing next. What should you write in the opening part of a formal letter? Informing the purpose of writing the letter. The key point of a formal letter is written in which part of a formal letter? Body. What is the accurate representation to show the purpose of a letter? Subject, formal notice. What is the correct way to write the subscription in the formal letter? Yours truly. Which of these is the right format for writing the date of all the formal letters? November 5, 2021. Which of the following statement is incorrect about the letter to the editor?
must be informal. If you know the name of a person you are writing to, how would you start an informal letter? Just write their name along with dear. If you are writing an informal letter to someone whose name you know, how would you finish it? With love from. At which place with love can be used in an informal letter? Closing. How to write an informal letter? Write legibly in simple English. Which of the following is the name given to the date and address at the top in a formal letter? Heading. Practicing new structures and functions is a purpose of which activity? Writing at sentence level. While writing articles, where should the writer mention his her name at the top? Argumentative writing proves the validity and authenticity of an idea or point of the view. तो ये मैंने आपको जो है लेटर राइटिंग के ऊपर बताए हैं क्वेश्चंस। उसके बाद में जो आपकी 5वीं यूनिट है वो स्पीच स्किल्स के ऊपर डिपेंड है। तो ये मतलब कि आप जब बोलने के ऊपर है कि आप भाई आपकी जो लैंग्वेज आप बोलते हैं और स्पीच जो आप बोलते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। तो इसमें इसके जरूर क्वेश्चंस आपको मैं करवा देता हूँ कि जैसे आपसे पूछा जाए देयर आर 20 वोवल साउंड इन इंग्लिश, देयर आर 8 monophthongs and diphthongs in English. With the transcription I, U, A, E are found in monophthong. Diphthong occurs when there are two vowel sound in the same syllable of the word. Pick the word with different sound. Laugh, pain, scam, have में से कौन सा word different जा रहा है? Laugh. The correct transcription of the word hurt is थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो सही है। Which of these is the study and clarification of speech sound? Phonetics. Which of these means giving emphasis to the syllable? Word stress. Which of these factor is not involved in determination of correct tone? Dressing style. Stops are the kind of sounds in which air flow from the lungs is interrupted by a complete closure being made in the mouth. Lips, teeth, palate, throat are called articulators. Which of the following is not a place of articulation? Nasal. Which of the following does not affect the intonation? Voice pronunciation. How many syllables does national have? 3. Accent is created due to the difference in stress pattern while pronunciation. True. In nouns, adjective and adverbs, stress is placed on second syllable. False. In the word democracy, the stress will be laid on second syllable. In the word movable, the stress will be put on first syllable. Choose the appropriate option. Rice is the phonetic transcription of rice. Identify the word with a different sound represented by two underlined letters at the final level is one of the following words. Epoch. The letter O in the word about is pronounced like letter O in the word now. A child speaks in the beginning vowel sound. Which of the following contains the word beginning with the same consonant sound? Cessation. Century. Which of the following words have a diphthong sound? Out. The 26 letters in English symbolize 44 sound for listening and speaking. How many vowels are there in the given word? Cheerful. Cheerful में कितने vowels हैं? 3. List out the consonant in the word education. D option सही है. D, C, T, N. Count the total number of consonants present in the word Mississippi. 7. What is a consonant called when it is placed at the end of a syllable? A resting consonant. F and Z are the example of bilabial consonant.
According to the place of articulation, which of these is not a type of consonant public? According to the placement of tongue, which of these is not a type of vowel cross vowel? Which of the following vowel is an example of back vowel? U. The consonant in the word redo are RD. How many consonants are there in English alphabet? 21. The letter of English other than vowels are called as consonant. Select the correct order of vowel in English alphabet. A, E, I, O, U. Which alphabet is in English is sometimes considered as a sixth vowel or a semi-vowel? Why? Which among the following words start with a vowel? Earth. Which is not a vowel word? 6. Select a word which ends with vowel. Nurse. What is accent? The stress of a word in a poem. Dash is the accent. Sentence stress is the accent on certain word within the sentence. Magical component of voice modulation is pause. What percentage of communication skill is voice modulation? 38%. What is voice modulation? Rise and fall of the voice pitch. Which is the other name of voice intonation? Voice modulation. What is intonation? The pattern of pitch and stress in the verbal sound. Verbal sentence. When do we use rising intonation? Yes, no questions. Choose the correct intonation. He lived in Norway. Falling. Which of the following sentence below shows the rise fall intonation? Red, yellow, green and blue. It can be true. I won't hurt. ये सभी इसके आंसर है. It should not look like that. Should it match the sentence above with the correct intonation patterns? Falling इसका आंसर है fall, rise intonation. Which of the following pattern of intonation is used in WH questions asked in the warm and friendly way indicating extra politeness? Rising. Which of these should be avoided during the delivery of a speech? Rudeness. Which of these is not a type of public speech? Written speech. What is the maximum time for a short speech? 10 minutes. Which of these does not come under short speech? Presenting reports. Which of these is not type of means of speech delivery? Scolding. Which of the following skill is focused on sorting to develop vocabulary? When does babbling appear in a child? 6 months. To narrate a story with proper stress and intonation is a sub-skill of speaking skill. Which of the following is an example of child-directed speech to speak complete sentence? Which of these factors is not involved for an effective speech? Lack of interest. तो यहाँ होता है समाप्त आपका इंग्लिश लैंग्वेज का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने आज डिस्कस करे हैं. तो ये सिलेबस जो आपका दे रखा है, ये सिलेबस यहाँ पे हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है. इसे मतलब कि सिलेबस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं. तो ये वाला होने वाला है पार्ट बी, और इसका पार्ट ए जो है वो मैं ऑलरेडी आपको बना चुका हूँ, और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें मैंने ऑलरेडी उसको डाला हुआ है. तो आप सेकंड ईयर के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं. साथ में जो है आप लोगों को मैं इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेगा उसमें भी जो ए वाला ग्रुप पार्ट ए वाला जो भाग है जिसमें आपकी फर्स्ट यूनिट है वो उसकी लिंक में जो है शेयर कर दूंगा. तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अगर जो है उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यूनिट फर्स्ट वाली जो है पार्ट ए की वो आप सीधा उसमें पहुंच जाएंगे पार्ट ए में, और ये पार्ट बी है, और यहीं आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो गई है. अब हम जो है आपके जो फाउंडेशन कोर्स का जो सेकंड वाला जो पेपर है उसके लिए मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दोनों पेपर के लिए मैं लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द. तो चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, और बाकी सब्जेक्ट के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह में लेकर के इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर के मैं बहुत जल्दी आपके साथ मिलूँगा. तो जुड़े रहिए चैनल के साथ में. चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए और दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद.